इस वीडियो में हम करेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश का यूनिट 4 जिसका नाम है लेसन प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो ये हमारी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा डीएलएड का एक टीचिंग ऑफ इंग्लिश, क्योंकि ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होती है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में। तो जो यूनिट 4 है उसमें हम शुरू करते हैं इसको। तो जो पहला टॉपिक है वो आता है माइक्रो लेसन प्लानिंग। ये जो माइक्रो लेसन प्लानिंग है इसे हम पहले भी और सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं, जहां हमने हिंदी में इसे सूक्ष्म पाठ योजना पढ़ा था। तो सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। जो माइक्रो लेसन प्लानिंग है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि हमें अगर इंग्लिश में अपना आंसर तैयार करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो जो टीचिंग है वो क्या होती है उसे समझ लीजिए। Micro teaching is an effective training technique which is used for giving a simulated condition to the trainee to practice various micro skills which are used for actual classroom teaching। हाँ जी, तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है? एक तरह का इफेक्टिव ट्रेनिंग होता है जो आप लोगों को दिया जाता है, ट्रेनीज को, जो हमारे पुपिल टीचर होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है ये माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग। इसमें वो क्या करते हैं कि डिफरेंट जो वेरियस माइक्रो स्किल्स होते हैं, जितने भी माइक्रो स्किल्स हैं हमारे, जैसे कि जब हम पढ़ाते हुए प्रश्नों को पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, है ना, फिर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसमें हम जो है प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो इन सबको अलग अलग यानी कि वेरियस माइक्रो स्किल्स को हम अलग अलग एक एक स्किल को सीखते हैं जो कि हमें यूज होती है कब? जब हम एक्चुअल क्लासरूम में टीचिंग करने जाते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग है। बस इसी की प्लानिंग करना माइक्रो टीचिंग प्लानिंग हो जाती है। आगे चलते हैं। द गोल इज टू गिव इंस्ट्रक्टर कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड फीडबैक बाय लेटिंग देम ट्राई आउट अमंग फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। इसका गोल क्या है कि टीचर्स जो हमारे बनने जा रहे हैं उनको अच्छा फीडबैक मिल सके, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट मिल सके, उन्हें अपने फ्रेंड और कोलीग्स द्वारा ही समझ में आ जाए कि मुझे आगे चल के क्लास में कैसे पढ़ाना है। ये बहुत ही क्विक होता है, एफिशिएंट होता है, प्रूवन है एंड फन वे है टू हेल्प टीचर गेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। कि अपना ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करने के लिए माइक्रो टीचिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं डिफरेंट टेक्निक्स फॉर माइक्रो टीचिंग। अब ये कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनकी मैं बात कर रही थी कि हम अलग अलग स्किल्स सीखते हैं। सबसे पहली प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन होता है कि आपने प्रेजेंटेशन करना अलग से ही सीखा, फिर क्लास में जाते आप सीधे प्रेजेंटेशन तो नहीं करने लग जाते हो, तो हर एक स्किल को अलग से सीखना और फिर जब आप एक्चुअल क्लास में जाते हैं तो उन सबका यूज करना। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन करना सीखा है, मुझे पता है कि चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो मैं सबसे पहले जाते ही क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगी, फिर प्रेजेंटेशन करूंगी, है ना, इस तरीके से। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स, उनको इलस्ट्रेट करना है एग्जाम्पल्स देकर, रीइंफोर्समेंट करना है, स्टिमुलस वेरिएशन, जो भी हमें प्रदर्शन करना है, जो भी चीजें हमारे पास है, चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हो या हम खुद बनाकर लाए हों। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन के जरिए किस तरह से हम अपने लेसन को डिलीवर करेंगे। क्लासरूम का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। यूज ब्लैक बोर्ड, हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल अच्छी होनी चाहिए। यूज इट ऑडियो वीडियो एड्स, जितने भी ऑडियो वीडियो एड्स है अगर उनकी नीड है तो हम उनका भी वहां पर इस्तेमाल करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट जो है मतलब बीच में डिफरेंस करके बता दिया है ताकि आपको लेसन प्लानिंग भी क्लियर हो जाए और यूनिट प्लानिंग भी। इससे पहले हम ये जो इकाई योजना और पाठ योजना ना इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। हाँ जी, इन्वायरमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट स्टडीज उसके यूनिट 4 या 5 में या 3 में शायद ये इकाई पाठ योजना और पाठ योजना आई थी। तो यहाँ पर भी वही चीज रहेगी, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो बात करते हैं लेसन प्लानिंग की। तो लेसन प्लान इलेबोरेट्स बेसिकली ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर लेसन एंड हाउ टीचिंग इज प्लान्ड इन अ वे टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। लेसन प्लान क्या होता है? इलेबोरेट करता है बेसिकली किसको? जो हमारा पूरा का पूरा लेसन है उसको और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि हम उसे पढ़ाएं और फिर अचीव कर सके उस लेसन के गोल को जो हमने बच्चे को पढ़ाया है। तो बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ लेसन की, क्योंकि ये लेसन प्लानिंग है। लेकिन अ यूनिट प्लान कवर्स अ वाइड एरिया, कि जो यूनिट प्लान है वो वाइड एरिया, बहुत सारा एरिया कवर करता है। अ यूनिट दैट कैन इंक्लूड मेनी लेसन, एक यूनिट के अंदर
ऐसे कई सारे लेसन इंक्लूड किए जा सकते हैं। मैंने बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल दिया था आपका खुद का सिलेबस डीएलएड का, जहाँ पे यूनिट वाइज आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि यूनिट 1 में ही कितने सारे लेसन आए हुए हैं, है ना। तो यूनिट प्लान का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपका खुद का ही सिलेबस है, उसको ध्यान में रख के अगर करेंगे तो गलती हो ही नहीं सकती। आगे चलते हैं। A lesson plan includes lesson objectives। जो lesson plan है of course वो lesson के ही objectives पर ज्यादा ध्यान देता है। Anticipated problems from students, time allocation for each task within the lesson, activity type and interactions that take place during activities such as student, teacher, student and material that will be used for the lesson etc। तो यहाँ पर पूरी बात हो रही है लेसन की, उसको पढ़ाने की टेक्निक्स की, कैसे पढ़ाया जाए, क्या किया जाए और उसके गोल क्या है। लेकिन जब हम यूनिट प्लान की बात करते हैं तो ए यूनिट प्लान इंक्लूड्स गोल्स ब्रोकन डाउन, कि जो यूनिट के जो गोल्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि एक यूनिट के अंदर ही बहुत ही सारे डिफरेंट लेसन आए हुए थे, वो सारे लेसन जरूरी नहीं है एक दूसरे से रिलेटेड ही हो, तो ये इसलिए होता है। डाउन इन द टर्म ऑफ लेसन द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इंटेंडेड टू द कवर एंड क्रॉस करिकुलर रेफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि आपको सिलेबस का आउटलाइन दिया हुआ होता है और फिर आपको रेफरेंस और आपको अपने करिकुलर यानी पाठ्यक्रम से बाहर भी रेफरेंस बुक्स की तरफ जाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने 8 यूनिट के लिए एक ही किताब मिल जाएगी और उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यूनिट्स में अदर लेसन होते हैं तो ऑफकोर्स आपको मटीरियल भी अलग अलग जगह से अलग अलग राइटर्स लेना पड़ता है। आगे चलते हैं। लेसन प्लान इज इम्प्लीमेंटेड इन वन क्लास अंडरटेकन बाय अ टीचर, की जो लेसन प्लान है वो एक क्लास में एक ही टीचर द्वारा डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अ यूनिट प्लान इज एप्लीकेबल टू मैनी टीचर। एक यूनिट प्लान को पढ़ाने के लिए हमें कई टीचर्स की जरूरत होती है। जैसा कि पता है हमें कि अलग अलग लेसन है तो हो सकता है हमें किसी एक लेसन के लिए पर्टिकुलर टीचर को बुलाना पड़े, है ना। तो उस तरीके से हु प्ले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन अ स्कूल एंड इट्स इफेक्टिव फॉर अ सेमेस्टर, जो उसके लिए सेमेस्टर के लिए इफेक्टिव होगा। तो ये हमारा यूनिट प्लान और लेसन प्लान था। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए यहाँ पे अप्रोचेस कर लेते हैं। सबसे पहला अप्रोच है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये क्या है? बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये किस पर बेस्ड है? कि जो साउंड प्रिंसिपल होता है हमारा लैंग्वेज लर्निंग का, कि किस शब्द को कैसे उच्चारित करना है, ये उस पर बेस है। अगली जो हमारी अप्रोच है वो द नेचुरल अप्रोच। ये क्या कहता है कि स्टूडेंट आर अलाउड टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज, कि जो स्टूडेंट है वो नेचुरली जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है वो उसको सीख लेता है, कोई उसको सिखाता नहीं है। आप जो है इन पॉइंट्स को और ज्यादा इलेबोरेट और इन्हें मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एज अ नोट्स लिख दिया है कि इसमें क्या होता है। देखिए अगर बच्चा है वो शुरू से ही जहां पैदा हुआ वहां लोग अंग्रेजी बोलते हैं या वो ब्रिटेन का है तो वो उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही आ जाता है क्योंकि वो उसका नेटिव है और ये नेचुरली है। अगला है द पीपीपी यानी E3Ps अप्रोच। अब ये 3 Ps क्या होती है हमारी? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। ये सबसे पहले हमें बच्चे के सामने क्या करना है? अप्रोच में प्रेजेंटेशन करनी होती है, फिर बच्चे को प्रैक्टिस करानी होती है और फिर प्रोडक्शन, यानी बच्चा अब खुद भी अपना प्रोडक्शन करेगा लैंग्वेज में वो नए शब्दों को पढ़ेगा, खुद ही खोजेगा और उसके साहित्य से भी रूबरू होगा। अगली जो अप्रोच है वो ESA अप्रोच है। इसका है जो हमारा ये अल्टरनेट ऑफ 3 Ps है। ये 3 P की तरह ही है। अगर 3 P यूज ना करना हो तो हम ESA यूज करते हैं, जिसका जो अर्थ है वो है इंगेज, स्टडी और एक्टिवेट। चलिए अगला जो अप्रोच है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें क्या है कि रोट लर्निंग टू द चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग, कि जो रोट लर्निंग है हमारी रट्टाफिकेशन वाली जो लर्निंग है उसे छोड़कर हमें किस ओर मूव करना है? चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग, कि हमें जो है छात्र केंद्रित शिक्षा की तरफ बढ़ना है। तो लैंग्वेज अभी रोल इसी तरीके से होना चाहिए कि वो छात्र केंद्रित हो, इसलिए प्राइमरी लेवल पर बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड डेवलपिंग स्किल्स, कि कौन से मेथड है जिससे आप जो है टीचिंग करेंगे इंग्लिश की और स्किल्स को डेवलप करेंगे। सबसे पहला द डायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हम रीडिंग अलाउड सीधे पढ़ना चालू करा देते हैं, सेल्फ करेक्शन करता है बच्चा, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करवाते हैं, डिक्टेशन करवाते हैं एक्सेट्रा। तो सीधे हम क्या करने डायरेक्ट मेथड में हम उनको इंग्लिश से जो है वो पहचान कराने लग जाते हैं, पढ़ाने लगते हैं, डिक्टेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज है कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हम उसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी खुद की लैंग्वेज में और उसको समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये न्यू की है ऑफ लर्निंग यूजिंग ड्रिल्स, यानी कि ऑडियो वीडियो लैंग्वेजेस में मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आजकल कंप्यूटर का यूज करके या प्रोजेक्टर का यूज करके हम और इफेक्टिव तरीके से लैंग्वेजेस को सीखने पर बल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स CLT। तो ये क्या है, टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। ये इसलिए है ताकि हम मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके एट देयर सराउंडिंग, अपने आसपास। एंड इट इज इजी लाइक थैंक्स, अपोलोजाइज, इनवाइटिंग। जैसे कुछ छोटे मोटे वर्ड होते हैं, जैसे हम थैंक्स बोलते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, इन्वाइट करते हैं किसी को, तो हमारे आसपास अगर हम ऐसे वर्ड्स बचपन से कम्युनिकेट करें या बच्चे को सिखाएं तो फिर हम धीरे धीरे उस लैंग्वेज को जो है अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। अगला जो हमारा मेथड है द साइलेंट वे। अब साइलेंट वे में क्या होता है कि टीचर इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, टीचर होता है साइलेंट एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंड द साइंस टू क्लियर द थिंग्स। और जो टीचर उनको साइंस देता है, संकेत देता है, बच्चे उसी से समझना चालू कर देते हैं। समटाइम यूज वर्ड चार्ट। कई बार टीचर वर्ड चार्ट यूज करते हैं और बच्चे उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। अगला हमारा मेथड है सजेस्टोपीडिया। टू मेक द इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम वेरी इफेक्टिव फॉर देयर स्टूडेंट्स। यही हमारा सजेस्टोपीडिया होता है। आगे चलते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, यानी हमें स्टूडेंट्स को टास्क देने हैं, गिविंग स्मॉल टास्क टू इम्प्रूव, उनको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे छोटी सी कहानी दे दी, उसको ट्रांसलेट करो, या फिर हमने इंग्लिश की छोटी सी पोयम दी और फिर आपने इसमें क्या समझा वो हमें बताओ। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क बच्चों को देने चाहिए। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। जैसे कि अगर हम बच्चों को कहते हैं स्टैंड अप, तो वो खड़ा हो जाएगा एंड देन वो सीख गया कि स्टैंड अप का मतलब है खड़ा होना, जबकि हमने उन्हें ये नहीं बताया कि स्टैंड अप हिंदी खड़ा होना है। उन्हें ऐसे पता चला क्योंकि वो स्टैंड अप बोलने पे खड़े हो गए। या फिर ओपन योर बुक, ऐसे जो हमारे करके सीखने वाले वर्ड्स होते हैं उनको यूज करने से भी बच्चे जल्दी ही मतलब करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को या कोई भी अदर लैंग्वेज हो उसको। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल। तो लो कॉस्ट एड्स क्या होते हैं हमारे, जो कम खर्चीले हों, कम पैसों में हम जो अपने एड्स बना लें। जैसे कि फ्लिप कार्ड, अगर हमें फ्लिप कार्ड बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, और टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लेते हैं, फोल्ड 1/3 ऑफ इट, इसको 1/3 फोल्ड कर लो और फिर जो भी वर्ड आपको नीड है वो उस पर लिखो और फिर बच्चे के सामने वो हम पेश करते हैं। ठीक है, इसको आप और इलेबोरेट करके, अगर आपको अपने भी कुछ पता है एड्स जो आपने बनाए हो लो कॉस्ट मटेरियल से, मैगजीन से या शादी के कार्ड से, तो आप यहाँ पे वो भी बिल्कुल लिख सकते हो। अगला जिग जैग फ्लिप कार्ड होता है। ये क्या होता है, जिग जैग की तरह खुलता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होते हैं, अंदर वर्ड्स होते हैं। टेक एन A4 शीट में 1/3 फोल्ड, पहले 1/3 करो, देन अनफोल्ड करो, देन फोल्ड करो एंड देन टेक इट हाफ ट्वाइस टू मेक। और फिर एक सीढ़ी की तरह हम जो बना लेते हैं और एक एक करके वर्डों को उसमें से खोलते हैं। नेक्स्ट है कैन यू गेस कार्ड। अब ये कैन यू गेस कार्ड क्या होता है कि इस पे जो हमारा होता है, हम ऊपर तो एक क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, अंदर कोई वर्ड छुपा होता है, तो हम हिंट देते हैं और बच्चा उसको गेस करता है। फोल्ड अ पेपर इन हाफ, फोल्ड इट टू गेट 3 स्क्वायर फ्रंट विद क्वेश्चन मार्क एंड अंडर द वर्ड। आगे चलते हैं, स्मॉल बॉक्स, छोटा बॉक्स बनाना विद द हेल्प ऑफ शीट्स एंड सीजर। ओपन योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन से आप बॉक्सेस बनाइए, फिर उसको अपने टीचिंग एड में इस्तेमाल कीजिए। अगला है वोकैबुलरी ऑर्गेनाइजर। वोकैबुलरी ऑर्गेनाइजर यानी कि आपने वर्ड्स के काफी सारी स्ट्रिप्स बनाई है, उसको रखना है। तो टू कीप द फ्लैश कार्ड एंड वर्ड स्लिप इन इट। आप क्या कोई ऑर्गेनाइजर या बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर अपनी उन सब स्लिप्स को रखेंगे। अब पपेट, बाय फोल्डिंग द पेपर शीट यू विल गेट द हेड। आप जब पेपर को फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो हेड मिल जाएगा, बीच वाली बॉडी, देन नीचे वाला लेग या नीचे का मिल जाएगा हिस्सा। फिर आप उस पर वर्ड्स लिखकर, पोएम्स लिखकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक अगला जो हमारा टीचिंग एड है वो है गेम फील्ड। यूजिंग द टेस्ट गेमिंग मेड बाय यूजलेस कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो यूजलेस होगा उसको हम इस्तेमाल करके किसी भी तरीके की गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर यूज ऑफ ICT फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल। ICT का क्या इस्तेमाल है अगर हम प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश टीचिंग करते हैं तो।
आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिव जो हमारी टेक्नोलॉजी है, आजकल की जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या करता है, इंप्रूव राइटिंग और रीडिंग दोनों स्किल्स को ये करता है। डेवलप स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स, सुनता भी है बच्चा फिर बोलता भी है। सपोर्ट कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग। एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को और बढ़ाता है। एंड रिस्पॉन्ड टू अ वाइडनिंग रेंज ऑफ टेक्स्ट, बहुत सारा यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाता है। ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म, जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन वो बहुत सारी वैरायटीज में मिल जाती है। ब्रॉडन द रेंज ऑफ टेक्स्ट एंड ऑडियंस फॉर देयर वर्क, उनके वर्क के लिए वहां पे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं। कंपोज अ वाइडनिंग, ये हो गया। आईसीटी कैन सपोर्ट दैम इन देयर चॉइस ऑफ जेंडर फॉर ऑडियंस एंड पर्पज, ये क्या पूरी तरीके से बच्चे की चॉइस पे होता है कि उन्हें क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, किनके लिए लिखना है और किस उद्देश्य से लिखना है। आइडेंटिफाई की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ द टेक्स्ट, जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं वो किस चीज से रिलेटेड है। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड क्रिटिकल लिटरेसी, ये सारी चीजें बच्चों को वहां आईसीटी पे मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है लैंग्वेज गेम्स। तो लैंग्वेज गेम्स क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। गेम्स मीन द वर्ल्ड टू द चिल्ड्रन, हाँ जी, बच्चों के लिए खेल ही पूरा संसार होता है। इट कैन बी इंडोर और आउटडोर, ये इंडोर भी हो सकते हैं और आउटडोर भी हो सकते हैं जो हमारे लैंग्वेज गेम है। डिवाइड दैम इनटू ग्रुप्स, अगर इन्हें अच्छे से खिलाना है तो ग्रुप्स में डिवाइड करके खिलवाइए। और अगली चीज रिवार्ड करना बहुत जरूरी है। डोंट बी लेजी, टीचर को तो बिल्कुल लेजी वहां पे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब देख लेते हैं एक्टिविटी और गेम्स कौन कौन सी है इंग्लिश क्लासरूम के लिए। पहला है बैड फ्रूट अ शॉपर्स नाइटमेयर, यानी कि ये गेम का नाम है, देखिए बैड फ्रूट अ शॉपर्स नाइटमेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये गेम है, ये एन ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी है एक्चुअली, अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी स्कूल। इसमें क्या होता है, दिस गेम इज डिजाइंड फॉर प्रैक्टिसिंग शॉपिंग डायलॉग्स एंड वोकैबुलरी। इसमें शॉपकीपर बनेगा बच्चा और वो जो है रियल तो नहीं लेकिन जो भी है पेपर का या फिर कुछ भी, वो जो है सब्जियों को बेचेगा और अदर जो बच्चे हैं वो सब्जियां खरीदेंगे, प्राइस पूछेंगे। और ये सारा काम कैसे होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो इससे बच्चा क्या करता है, इंग्लिश को अडॉप्ट करता है। अगली जो हमारी एक्टिविटी वो व्हाट्स द क्वेश्चन, इस गेम का नाम है व्हाट इज द क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टाइप गेम है ये। रीड एंड आंसर, हमें आंसर रीड करते हैं टू अ क्वेश्चन एंड से, और कहते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन, हम आंसर बताते हैं और फिर पूछते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। फिर ग्रुप का कोई भी मेंबर जो सबसे तेज रिप्लाई देगा हम उससे वो आंसर पूछेंगे। अगला जो हमारा है वो है टॉयलेट पेपर आइस ब्रेकर। इसमें क्या होता है, आफ्टर एवरीबडी इन द क्लास हैज सम पेपर, कि सबके पास ना एक पेपर होगा। वी काउंट द स्क्वायर वी हैव, फिर हम काउंट करेंगे स्क्वायर ओ, देन वी हैव टू टेल दैट मैनी थिंग अबाउट आवर सेल्फ इन इंग्लिश, कि बच्चों के पास जितने भी स्क्वायर होंगे ना उस पेपर पे बच्चों को उतनी ही लाइंस अपने बारे में इंग्लिश में बतानी है। तो कितनी मजेदार गेम्स हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। एक होता है चेन स्पेलिंग, ये तो बहुत इजी है। गिविंग वर्ड टू प्रोनाउंस करेक्टली, इसमें बच्चा जो है वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करना भी सीखता है और विद द स्पेलिंग फॉर मूव द न्यू वर्ड। इसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्ड बोला मैंने, जैसे टाइगर, तो बच्चा टाइगर बोलना सीखेगा। फिर उसे ये भी पता है कि टाइगर की स्पेलिंग क्या है, वो आर पे खत्म हो रहा है क्योंकि अगला वर्ड उसको आर से बोलना है। तो ये वाली गेम है ये। एक और गेम है सेंटेंस रेस, ये भी सेम वर्ड की तरह होती है लेकिन यहाँ पे बात हम करते हैं सेंटेंस की। बाय यूजिंग द गिव वर्ड स्टूडेंट हैज टू राइट एनी सेंटेंस एज सुन एज पॉसिबल। हमें वर्ड देते हैं और फिर बच्चा जो होता है जितनी जल्दी हो सके, जो बच्चा तेजी से उस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाता है। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा यूजिंग क्लासरूम एज ए रिसोर्स, कि अपने क्लासरूम को हम रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है, ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी इंक्लूडेड फ्रॉम द नियर बाय रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लासरूम और स्कूल। स्कूल और क्लासरूम के आसपास जितने भी हमें ऑथेंटिक और पॉसिबिलिटी होती है मटेरियल्स, ये हम उन सबका जो है एज अ रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लिसनिंग के लिए हम टीवी शो, रेडियो, कमर्शियल, न्यूज ब्रॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, फोन रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। अगर हमें विजुअल के लिए करना हो तो हम करेंगे फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल, आर्ट वर्क, साइंस विद सिंबल, पोस्ट कार्ड्स, पिक्चर्स, बुक्स एक्सेट्रा।
और उसके बाद अगर प्रिंटेड चीज़ों का इस्तेमाल करना हो तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जैसे रेस्टोरेंट के मेन्यूज हो गए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बुलेटिन बोर्ड, कंपनी वेबसाइट्स, कूपन, सेल कैटलॉग्स, ट्रैवल ब्राउचर्स, मैप्स, मूवी पोस्टर, फूड लेबल एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों का हम क्लासरूम में एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं जब हम लैंग्वेज टीचिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जिस पर होता है कि हम जो लैंग्वेज बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा उस लैंग्वेज को पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल कर ले। तो इसके लिए जितने भी तरीके, जितने भी गेम, जितना भी फन एक्टिविटीज़ लगेगा वो सब हमको करना होगा। ठीक है, तो ये यूनिट 4 था हमारा इंग्लिश का, जो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है।